नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई है। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे खबर पूरी विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। शिवराज सरकार के 2 मंत्री इस्तीफा देंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को भी एक मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले को पलटते हुए भाजपा सरकार को झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन इससे पहले क्या आपको भी लगता है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतकर कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश की सत्ता में राज करेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में केसीसी बैंक के निदेशक मंडल चुनाव में कांगड़ा जिले के परागपुर और दोहरा जोन में भाजपा को करारा झटका लगा है। देहरा में विधायक होशियार सिंह और कांग्रेस नेता चंद्र कुमार, विप्लव ठाकुर व संजय रत्न समर्थित आजाद प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह गुलेरिया तो परागपुर में कांग्रेस समर्थित लेखराज कंवर ने बाजी मारी है। जी आपको बता दें, यह चुनाव 30 सितंबर को हुआ था, जिसके नतीजे सामने आ चुके हैं। इस चुनाव नतीजे के मुताबिक केसीसी बैंक चुनाव में भाजपा को झटका लगा है। आपको बता दें, निर्वाचन अधिकारी और जिला निरीक्षक सहकारी सभाएं देहरा सुधीर शर्मा ने बताया कि परागपुर जोन से निदेशक के पद के लिए कुल 83 मत पड़े थे, जिनमें से 1 मत रिजेक्ट हो गया था और लेखराज के पक्ष में 43 वोट पड़े थे, जबकि संसार चंद शर्मा को 31 वोट मिले और संसार सिंह को 8 वोट मिले हैं। देहरा जोन से आजाद प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह गुलेरिया, जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है, उन्होंने जोगेंद्र सिंह गुलेरिया को 9 मतों से हराते हुए विजय हासिल की है। इस तरह से देहरा जोन से भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। आपको बता दें, यहाँ देहरा में भाजपा के 2 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें एक प्रत्याशी जोगिंदर सिंह गुलेरिया तो दूसरे प्रत्याशी जेपी दत्ता थे। चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से कांग्रेस नेता समर्थित बीरेंद्र सिंह गुलेरिया को 49 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जोगिंदर सिंह गुलेरिया को 40 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के दूसरे प्रत्याशी जेपी दत्ता को मात्र 3 वोट मिले थे। दोनों भाजपा समर्थक प्रत्याशी को कांग्रेस समर्थित आजाद प्रत्याशी ने करारी शिकस्त दी है। इस तरह से कांग्रेस समर्थित बीरेंद्र सिंह गुलेरिया यहाँ से विजयी घोषित किए गए हैं। वहीं कुल्लू और बंजार जोन में कांगड़ा केंद्रीय सरकारी बैंक के निदेशक के चुनाव में चौथी बार प्रेमलता ठाकुर व बंजार में दूसरी बार हितेश्वर सिंह को निदेशक की कमान सौंपी गई है। यहाँ 3 उम्मीदवारों में लता ठाकुर, अनुराग प्रार्थी, लता के बीच मतदान हुआ, जिसमें 153 सदस्यों ने मतदान किया। इनमें क्रमशः प्रेमलता ठाकुर को 78, अनुराग ठाकुर को 67 और लता को 5 वोट मिले, जिसके बाद प्रेमलता ठाकुर विजयी हुई। चौथी बार प्रेमलता ठाकुर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक कुल्लू जोन की निर्देशक चुनी गई हैं। वहीं बंजार जोन में 122 वोटर पंजीकृत हैं। 81 वोट हितेश्वर के पक्ष में पड़े हैं। आउटर सिराज से संबंध रखने वाले कृष्ण लाल के पक्ष में मात्र 32 वोट ही पड़े। इस चुनावी प्रक्रिया में 1 वोट रद्द माना गया है। हालांकि 100% यहाँ पर मतदान हुआ। वहीं नवनिर्वाचित निदेशक हितेश्वर सिंह ने जीत का श्रेय सभी मतदाताओं को दिया है। आपको बता दें, कांगड़ा केंद्रीय सरकारी बैंक यानी केसीसी बैंक का निदेशक मंडल 21 सदस्यीय होता है, जिसमें 16 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, जबकि 2 सदस्यों में बैंक के एमडी व सहकारी विभाग के उप पंजीयन के अलावा 3 सदस्य सरकार के मनोनीत शामिल होते हैं। और इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इस उपचुनाव से पहले ही भाजपा सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। शिवराज सरकार में शामिल 2 मंत्री इस कारण से इस्तीफा देंगे। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सत्ता का भविष्य तय करने के लिए हो रहे 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान हो चुका है। सभी 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे और नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ने 56 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर भी होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के खाली सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। वहीं बिहार की 1 लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा
विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। सभी सीटों के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें 10 नवंबर को ही बिहार विधानसभा चुनाव के भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार को झटका लग सकता है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में कुछ ऐसी चीजें पहली बार होने जा रही हैं। जैसे पहली बार 14 मंत्री उपचुनाव लड़ते नजर आएंगे। यही नहीं, मतदान से पहले कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि दोनों ने कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद 21 अप्रैल को शिवराज कैबिनेट में शामिल हुए थे। मंत्री पद पर बने रहने के नियमों के मुताबिक कोई भी ऐसा शख्स 6 माह से अधिक अवधि के लिए मंत्री पद पर नहीं रह सकता जो विधानसभा का सदस्य नहीं हो। इस तरह देखा जाए तो 21 अक्टूबर को दोनों मंत्रियों की यह समय सीमा समाप्त होने जा रही है। इस समय सीमा में उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी यदि इन दोनों मंत्रियों को 21 अक्टूबर से पहले विधानसभा की सदस्यता नहीं मिलती है तो इन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और यह समय सीमा इसी महीने 21 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। अगर इसी महीने 21 अक्टूबर से पहले इन दोनों मंत्रियों को विधानसभा का सदस्य घोषित नहीं किया जाता यानी मनोनीत नहीं किया जाता है तो इनको मध्य प्रदेश सरकार से बाहर होना पड़ेगा यानी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा मजदूरी पर एक आदेश को रद्द कर दिया है। जी आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के मजदूरी संबंधी एक नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जिसके तहत राज्य की सभी फैक्ट्रियों को फैक्ट्री एक्ट के प्रावधानों में छूट दी गई थी। दरअसल राज्य सरकार के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें फैक्ट्री मालिकों को काम के घंटों को लेकर छूट दी गई थी। फैक्ट्री एक्ट में रोजाना काम के घंटे, हफ्तेवार काम के घंटे, काम के दौरान रेस्ट और ओवर टाइम पेमेंट के प्रावधानों में छूट दी गई थी। यानी इस रियायत से फैक्ट्री मालिक मजदूरों से 8 घंटे से ज्यादा यानी 12 घंटे 16 घंटे भी काम करवा सकते थे और उसके लिए उन मजदूरों को ज्यादा किए गए काम का फैक्ट्री को पेमेंट नहीं देना पड़ता। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 कोई पब्लिक इमरजेंसी नहीं है कि लोगों को ओवर टाइम का पैसा भी न दिया जाए। जहां आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए कहा है कि महामारी को राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला आंतरिक आपातकाल नहीं कहा जा सकता है और इसलिए यह कानून की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक कारण है। उन्होंने कहा है कि मंदी का पूरा बोझ अकेले श्रमिकों पर नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महामारी के लिए मजदूरों पर बोझ डालना एक उपयुक्त प्रक्रिया नहीं है। उचित वेतन रोजगार के अधिकार और जीने के अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है जिसमें गुजरात सरकार ने फैक्ट्रियों को श्रमिकों द्वारा अतिरिक्त काम कराने के एवज में वेतन न देने की छूट दी थी। अब उसको सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने रद्द करते हुए श्रमिकों द्वारा कराए गए ओवर टाइम का भी पैसा देने का आदेश दिया है। आपको बता दें सरकार के इस आदेश को गुजरात मजदूर सभा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसके बाद इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कल हुई पुलिसिया बदसलूकी पर शिवसेना नेता संजय राउत ने करारा वार किया है। वार करते हुए बोले ये लोकतंत्र का गैंग रेप है। जी आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने जाने के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ काफी झड़प हुई थी जिसके बाद पुलिस और राहुल गांधी में धक्का मुक्की भी देखी गई थी। इस धक्का मुक्की में राहुल गांधी नीचे गिर पड़े थे। इस पर अब शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तीखा प्रहार किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल का कॉलर पकड़ा गया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया यह एक तरीके से लोकतंत्र का गैंगरेप है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद राउत का कहना है कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है। हमारे कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं लेकिन कोई भी उनके साथ पुलिस के व्यवहार का समर्थन नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी के साथ हुए व्यवहार को देश कभी माफ नहीं करेगा। आवाज उठाने के कारण जिस तरह की कार्रवाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई है अन्य पर की गई वह लोकतंत्र के खिलाफ है। जी आपको बता दें राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हाथरस जाते समय वहां पहुंचने से पहले उन्हें पुलिस द्वारा रोका गया। राहुल का कहना था कि अभी पुलिस ने मुझे धक्का भी दिया था, साथ ही मुझ पर लाठी चार्ज भी किया और मुझे जमीन पर गिरा
गिरा दिया। उनका कहना था कि क्या सामान्य आदमी सड़क पर नहीं चल सकता, जिसके बाद उन सभी को हिरासत में ले लिया गया था। अब इसी को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने उत्तर प्रदेश की पुलिसिया कार्रवाई पर तीखा प्रहार किया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। चिदम्बरम ने पूछा, क्या अपने दोस्त को सम्मानित करने के लिए फिर से नमस्ते ट्रम्प जैसी रैली करेंगे? जी आपको बता दें, भारत में कोरोना के संक्रमण के साथ साथ सियासी आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या वो अपने प्रिय मित्र का सम्मान करने के लिए एक और नमस्ते ट्रम्प रैली आयोजित करेंगे। आपको बता दें, चिदम्बरम का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के चीन और रूस के साथ भारत पर कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाने के बाद आया है। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन और रूस के साथ साथ भारत पर भी कोरोना से होने वाली मौत की संख्या को छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने तीनों देशों पर सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण फैलाने का भी आरोप लगाया है। क्या मोदी अपने मित्र को सम्मानित करने के लिए एक और नमस्ते ट्रम्प रैली करेंगे? चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्रेसिडेंशियल डिबेट में कहा है कि आपने जितना 47 वर्षों में नहीं किया, उससे अधिक मैंने 47 महीने में किया है। यदि बयान आपको भारत में किसी की याद दिलाता है तो यह आपकी कल्पना है। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए सीधे सीधे पूछा है, क्या आप भी अपने दोस्त को सम्मानित करने के लिए एक बार फिर से नमस्ते ट्रम्प रैली का आयोजन करेंगे?